वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आप सबके एग्ज़ाम करीब में है। और जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, आप सबका जल्दी अपडेट आएगा। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप सभी स्टूडेंट लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह भी रहे थे कि सर इनकम टैक्स का सेक्शन हमें याद करा दीजिए, इनकम टैक्स का सेक्शन से रिलेटेड थियरी पोर्शन कवर करा दीजिए। इनकम टैक्स के सेक्शन को हमें एक बार पूरी तरीके से क्लास कवर करा दीजिए, क्योंकि सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेक्शन याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। तो आज की क्लास आप सबकी सेक्शन से रिलेटेड क्लास है। जीएसटी का सेक्शन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 1 से लेकर 45 तक का सेक्शन लगभग हो चुका है, और थियरी एमसीक्यू के साथ पूरा कवर कराया गया है। बाकी जीएसटी का मैं 100 तक सेक्शन आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो जीएसटी का सेक्शन होगा, उसमें सीधा सीधा हम 50 सेक्शन इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो वो क्लास आपकी कल या परसों में लगभग वो आपकी आ जाएगी। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएसटी के आफ्टर 45 तक तो मैंने कराया है, 45 से लेकर 100 तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं कल की क्लास में आप सभी का कवर करा दूंगा। बाकी 3 क्लास मैंने जीएसटी की ऑलरेडी करा रखी है, सेक्शन और एमसीक्यू से रिलेटेड, और वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप जाएंगे इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कराया हुआ है, इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, और आप सभी वहाँ से क्लास वगैरह अपना कवर कर सकते हैं। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज डाल देना, आपको नोट्स वगैरह भी उसका मिल जाएगा। बाकी आज की जो क्लास है वो इनकम टैक्स सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16 तक आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। ये पहली क्लास है, और जहाँ तक जो आज पूरा 16 तक कवर हो गया, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, थियरी एमसीक्यू के साथ पूरा कवर करने वाले हैं। कल जो आपकी इसके नेक्स्ट जो क्लास रहेगी सेक्शन की इनकम टैक्स का, उसमें हम 16 तक आज हो गया, फिर उसके बाद 17 से लेके पूरा जितना भी आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ है, उसको मैं पूरा कवर करा दूंगा। आज आपका पूरा बेसिक से चल जा रहा है, इसके बाद जो क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि अब पूरा सेक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सेक्शन आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं पूरा आने वाली क्लास में कवर करा दूंगा, जितने भी आपके सेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल या डिडक्शन से रिलेटेड 80C से लेकर 80U तक का जितना भी सेक्शन है, पूरा आने वाली क्लास में मैं कवर करा दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हमसे पहले से ही ज्वाइन है, और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं, आप सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई भी क्लास वगैरह अपलोड होती है तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 16 तक आज हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो हमारे यूपी ट्रिपल सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, आप सबकी जो बैचेस हैं वो रनिंग मोड में है। बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको 200 प्लस क्लास लेक्चर, थियरी नोट्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा। सभी क्लास लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगा, मिनिमम फीस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस आपको लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपी ट्रिपल सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट है, आपका तो एग्जाम अब करीब में है, अब आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और लगभग लगा भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है। मैं उन सभी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं। आप लोग टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको 40 पेपर आपको मिल रहा है, 99 का ओनली टेस्ट सीरीज की फीस है, और आपको 40 पेपर आपको मिल रहा है, प्लस 8100 क्वेश्चन का एक ई बुक दिया जा रहा है। 1 लाइनर फॉर्मेट में है, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज है, काफ़ी हेल्प आपकी करेगा। ठीक है, पूरा अच्छे से जितने दिन अब एग्जाम के बच्चे हैं अच्छे से रिवाइज कर डालिए। और जितने भी स्टूडेंट जो बिहार बिजली विभाग के हैं, आप सबके लिए 45 मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पूरे मॉक टेस्ट को लगाइए। और इन सबके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए जो एक ई बुक लॉन्च किया गया है, जो टेस्ट सीरीज के साथ दिया जा रहा है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। 10,000 क्वेश्चन का ई बुक है, और ये ई बुक आपका पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, तुरंत बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच और टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 1 to 16 की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम, मतलब आपकी परीक्षा के लिए जो आयकर की महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, इनकम टैक्स का सेक्शन 1 क्या कहता है। तो देखिए, इनकम टैक्स मतलब आयकर का जो आपका सेक्शन 1 है, धारा 1 है, वो इस अधिनियम का मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और अप्लीकेबल ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। ये अधिनियम जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब इंडिया में कहाँ से कहाँ तक, मतलब कब अप्लीकेबल हुआ है, क्या इंडिया के पूरे राज्यों, पूरे यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है,
कब ये इनकम टैक्स का एक्ट प्रारंभ हुआ है और इसका उपयोग के बारे में बताया गया है। जैसा आपको मैंने जीएसटी में बताया था, ठीक है, जीएसटी का जो सेक्शन फर्स्ट था वो भी यही था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट और अप्लीकेबल ऑफ द एक्ट। तो इनकम टैक्स का भी है। अब ये है क्या, इसमें डिटेल में हम बात करते हैं। तो आयकर अधिनियम की मतलब 1961 की धारा 1 का मतलब है संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र और लागू होने की तिथि। मतलब इस धारा में, या हम कह सकते हैं इस अधिनियम का नाम, मतलब इस धारा में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नाम और इसे किस जगहों पर लागू किया जाएगा और ये एक्ट कब से प्रभावी होगा पूरे इंडिया में, ये बताया गया आपका इस सेक्शन 1 में। अगर संक्षिप्त शीर्षक की अगर हम बात कर लें तो इस अधिनियम का आधिकारिक नाम जो आपका क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब आयकर अधिनियम की धारा 1961। क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो क्षेत्र मतलब ये धारा ये बताती है कि ये जो अधिनियम है ये पूरे भारत क्षेत्र में लागू होगा, मतलब पूरे भारत में ये अधिनियम लागू होगा। पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल कर लिया गया। जो पहले विशेष प्रावधानों के तहत था, मतलब जब आपको मालूम ही होगा यहाँ पे धारा 370 वगैरह चलता था तो उस समय नहीं लागू रहा, लेकिन अब पहले विशेष प्रावधानों के तहत ये हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ये पूरे देश का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। तो सभी जगह आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लीकेबल है, पूरे भारत में लागू है। लागू होने की तिथि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि ये जो अधिनियम है 1961 इनकम टैक्स का, ये 1 अप्रैल 1962 से पूरे इंडिया में प्रभावी हो गया, मतलब पूरे इंडिया में लागू हो गया 1 अप्रैल 1962 से। हालांकि कुछ विशेष प्रावधान अलग अलग तिथियों पे लागू हैं। विशेष प्रावधान मतलब बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो बाद में अप्लीकेबल हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहा है। तो सेक्शन 1 मुख्य रूप से इस अधिनियम की शुरुआत, मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कब से इंडिया में प्रभावी हुआ, लागू होने की तिथि, इन सब के बारे में जानकारी देता है। तो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब सेक्शन फर्स्ट, ये आयकर का मतलब आपका सेक्शन 1 जो है वो इस एक्ट का अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और उसके उपयोग को लेकर इसमें बात कही गई है। चलिए सेक्शन 2 की बात करते हैं। तो ये सेक्शन 2 है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके होते हैं उनकी डेफिनेशन बताई गई है, मतलब जो महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं आयकर अधिनियम 1961 में उनकी परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, जिससे आप इस अधिनियम को अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसे आप जीएसटी पढ़े तो जीएसटी में भी सेकंड सेक्शन जो था वो भी डेफिनेशन से रिलेटेड था, उसमें पर्सन कौन होंगे, टैक्स पेयर कौन होगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, सप्लायर कौन होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों ने पढ़ा था। तो वैसे जीएसटी में भी आपके बहुत सारे शब्द हैं जिनके मतलब बताए गए हैं। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 में, मतलब इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थ दिए गए हैं। यह धारा आयकर अधिनियम के विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्ति को अर्थ को स्पष्ट करता है, ताकि आप क्या कर सके, कानून को अच्छी तरीके से समझ सकें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो ये शब्दांश जो है, ये मतलब कह सकते हैं टर्म्स जो है ये समझाए गए, इनका डेफिनेशन दिया गया है। तो क्या है धारा 2 में, जैसे इनकम क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए इनकम होता क्या है, तो इसकी परिभाषा दी गई है। अब इनकम क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन वगैरह भी आ जाता है। तो आयकर अधिनियम में जो आय है मतलब इनकम है, इसका जो अर्थ होता है वो हर प्रकार की आय से होता है, चाहे जैसी आपकी इनकम हो वो इनकम मानी जाएगी। जैसे जो किसी व्यक्ति के पास किसी रूप में प्राप्त होती है, अगर आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो रहा है कोई भी आय, ठीक है, वो आपकी इनकम होगी। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, आप कोई माल बेचवा रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया हुआ है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, आपने ब्याज वगैरह, ब्याज से भी आपकी इनकम हो रही है, आपने पैसे उधार दिए, ये सभी आपकी इनकम है। तो इनकम में सभी तरह की चीज़ों को, सभी इनकम को ऐड किया जाएगा, ठीक है, हर प्रकार की आय से है। व्यक्ति से मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में, तो देखिए पर्सन, अब पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं आएंगे, जैसे हम लोग 18 से 60 ये हम ही लोग नहीं आएंगे, मतलब सभी आएंगे आपके 18 से लेके इंडिविजुअल में सभी आपके आ जाएंगे। जो सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, ये भी, इन सबके साथ साथ पर्सन में आपकी जैसे कंपनियां आएंगी, कंपनियां भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करती हैं, तो कंपनी भी पर्सन के मतलब रिगार्डिंग पर्सन में ये भी आएगा, ठीक है। फर्म भी अपनी इनकम पे टैक्स देती है, ये भी पर्सन ट्रीट की जाएंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। जितनी भी संघ है, सरकारें हैं, ये सभी आपके किस में आएंगे, सभी आपके पर्सन में आएंगे, ठीक है। और टैक्स पेयर कौन होता है, मतलब एसएससी, देखिए करदाता को यहाँ एसएससी वर्ड यूज़ किया गया है। तो एसएससी मतलब वो व्यक्ति होता है जिसकी इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर आप पैसा कमाने लगे, आप टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मोर देन 12 लाख अब आज के समय में न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, अगर आप मान लेते 13-14 लाख कमा रहे हैं तो आपकी इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, तो आप एसएससी कहलाएंगे। मतलब जिसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, आयकर लगेगा, वो एसएससी होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति या संस्था जिसके आय कर का निर्धारण या आकलन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, जिसकी इनकम पे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, वो किस में आएगा, वो आपका एसएससी में आपका आएगा। क्लियर।
या फिर आयकर को भी इसी में डिफाइन किया गया। इनकम टैक्स मतलब ये शब्द जो है ये आय पर लगाए जाने वाले कर को दर्शाता है। आयकर अधिकारी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, या वह अधिकारी होता है जो आयकर के अधिनियम के तहत कार्य करता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर। और यही वह पर्सन होता है जो कर का क्या करता है, निर्धारण करता है। या अगला हम अगर बात कर ले वेतन, सैलरी, सैलरी को भी डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 में। तो ये शब्द कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को दर्शाता है, सैलरी। तो सिंपल सी बात है, अब मालूम हो गया होगा आपको सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं इनकम टैक्स में, जिससे आप इनकम टैक्स के सभी अधिनियमों को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये है आपका। चलिए सेक्शन 3 है, ये प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया इसमें। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला वर्ष, पिछला वर्ष जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं। समझ में आया? जैसे प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर की परिभाषा आयकर अधिनियम 1961 की, आयकर अधिनियम 1961 की धारा किसमें दी गई है, 3 में दी गई है। अब प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से ठीक पहले आता है। जैसे अभी क्या है, अभी हम इस साल इनकम कमा रहे हैं, मतलब ये जो हमारा नया जो चलेगा अप्रैल के बाद 2025-26 चलेगा। आज जब ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, जब भी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो ये मैं ये जो आपकी बार होगा, ये जो चल रहा है ये 25-26, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इस ईयर में हम इनकम कमाएंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा, जैसे हम 2025-26 में जो पैसा कमाएंगे इस पर टैक्स कब हम पे करेंगे, 2026-27 में हम पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर, या हम इसे बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस ईयर में हम पैसा कमाएंगे, जिस ईयर की इनकम पे हमारा मतलब टैक्स लगेगा, वो हमारा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। और ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा, जिस ईयर में हम टैक्स पे करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन होगा। समझ में आया? तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के ठीक पहले आता है, और प्रीवियस ईयर वह समय काल होता है जिस दौरान व्यक्ति, कंपनी या संस्था ने आय अर्जित की है, मतलब इनकम कमाया है, और यह आय कर के निर्धारण के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए सारे मैटर यहाँ पे हिंदी में ही क्यों किया गया है, क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अच्छा। बाकी यहाँ पे जो नोट्स वगैरह हैं वो इंग्लिश में नहीं अपडेट किए गए हैं, तो इसीलिए क्लास आपकी ये पूरी हिंदी में हो रही है। बाकी समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, सेक्शन 4 जो है ये बेसिस ऑफ चार्ज मतलब प्रभार का आधार, ठीक है, इसको यहाँ पे डिफाइन करता है सेक्शन 4। अब ये है क्या, तो देखिए धारा 4 जो है वो आय करके निर्धारण का तरीका बताता है कि इनकम टैक्स किस आधार पे लगाया जाएगा। समझ में आया? मतलब ये यह स्पष्ट करता है कि आय कर जो है, मतलब आपका जो इनकम टैक्स है वो किस आधार पर, किस रेट पे, 5%, 10%, 15%, 25%, किस रेट पे और किस समय लागू किया जाएगा, वो आपका बताता है क्या, सेक्शन 4। इसी को ही हम बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब टैक्स लगाने का आधार बताता है सेक्शन 4। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इनकम, जैसे कहीं पर भी कमाते हैं, कहीं पर भी आपको इनकम रिसीव हो रही है, आपसे टीडीएस काट लिया जाता है। तो टीडीएस किस समय काटा जाएगा, एडवांस टैक्स कैसे वसूला जाएगा, इन सभी के प्रावधान, मतलब इन सभी के प्रोविज़न भी इसी में शामिल हैं सेक्शन 4 में। क्लियर? आइए सेक्शन 5 हम यहाँ पे देखते हैं। और सेक्शन 5 जो है ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताता है, मतलब कुल आय, मतलब आपकी जो टोटल इनकम है। आपको मालूम है 5 हेड है ना आपके इनकम के, आप भाई सैलरी से भी इनकम कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हैं, कैपिटल गेंस आपको होता है, अदर सोर्सेज से आप कमाते हैं, बिजनेस प्रोफेशन से भी आप कमाते हैं। तो कुल आय का दायरा, मतलब स्कोप ऑफ टोटल इनकम को सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, बताया गया है। अब क्या है, देखिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 जो है स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति की कुल आय मतलब टोटल इनकम का दायरा क्या होगा, यानी किस प्रकार की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा, मतलब किस तरह की इनकम को हम टोटल इनकम में शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है बहुत सारी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं, क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है, मतलब जिस पे आपको ऑलरेडी छूट मिल जाती है, आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता है, वो ऑलरेडी छूट वो रहती है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, इस इनकम पे आपसे टैक्स नहीं गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो ये हो गई। और कुछ इनकम पे आपको डिडक्शन मिल जाता है, जैसे बहुत सारे जो आपके जो खर्चे होते हैं, सॉरी बहुत तरीके के जो आप खर्चे होते हैं उसको आप इसमें अप्लाई करके डिडक्शन वगैरह आप ले लेते हैं। समझ में आया? या कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारी 80 से 80 तक का, तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारी इनकम आपकी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है और वो टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। या अगर हम एक छोटे तौर पर और बात कर ले, यह धारा जो है वो विभिन्न प्रकार के निवासी हो, जैसे आपको भी मालूम है रेसिडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेसिडेंट जो इंडिया के निवासी है, और एक नॉन रेसिडेंट जो इंडिया के निवासी नहीं है, रेसिडेंशियल कंडीशन जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इन सभी के लिए इनकी इनकम अलग अलग होगी। भाई ये विदेश में पैसा कमाएगा, ये क्यों टैक्स इंडिया में पे करेगा, ठीक है, तो ये इसकी टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें पूरी बताई गई हैं, कौन सा इनकम टोटल इनकम में शामिल होगा, कौन सा नहीं, सेक्शन 5 में। ठीक है, सेक्शन 6 जो है वो भारत में निवास से रिलेटेड है, रेसिडेंस इन इंडिया, इसके बारे में डिफाइन करता है, बताता है। तो सेक्शन 6 अब ये है क्या, देखिए आयकर अधिनियम की धारा 1961, ये सेक्शन 6 यह निर्धारित करता है कि किसे भारत में निवासी माना जाएगा,
रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का। और वो कैसे कैलकुलेशन होता है, इसके आधार पर आयकर के नियमों का पालन कैसे करना है, मतलब जो आयकर का जो नियम है निवासी अनिवासी होने के लिए, वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो इस धारा में निवास या निर्धारित करने के लिए कुछ मानक होते हैं और उस आधार पे इनकम टैक्स की लायबिलिटी निर्धारित होती है। ठीक है, तो निवासी बनने के लिए आपको मालूम है, ये भी आपके एग्जाम का ही पोर्शन हो गया। एक देखिए, एक सेक्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ लिया रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो भारत में कम से कम आपको 182 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, या प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पहले भी आपको लगभग 720 दिन, ये आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है तो ये निवासी माना जाएगा वो व्यक्ति। साधारण निवासी मतलब यदि वह व्यक्ति कई वर्षों तक भारत में निवास करता है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो व्यक्ति अधिक समय के लिए भारत में निवास नहीं करता है, विदेश में बसता है, वो आपका अनिवासी आपका होगा। तो इन्हीं के बारे में पूरा बताया गया है आपके इस सेक्शन में, मतलब भारत में निवास के आधार पर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी। समझ में आया, व्यक्ति ने कितने समय तक भारत में बिताया है और कितने समय तक वो स्थायी रूप में रहा है, ये जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, एक जो रेसिडेंट पर्सन होगा वो अपनी टोटल इनकम पे, रेसिडेंट पर्सन होगा वो इंडिया में कहीं भी कमा रहा है या पूरे विदेश में, पूरे फॉरेन कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कमा रहा है, वो टैक्स इंडिया को पे करेगा। और जबकि नॉन रेसिडेंट जो आपका होता है वो सिर्फ इंडिया में कमाई गई इनकम पे ही टैक्स पे करेगा और कहीं नहीं पे करेगा। वो अपने देश में अगर कमा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का निवासी है, ऑस्ट्रेलिया में इनकम कमा रहा है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेगा, इंडिया में क्यों पे करेगा। वैसे नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में कमा रहा है तो इंडिया में टैक्स पे करेगा। तो टैक्स लायबिलिटी भी आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर तय होती है। तो यहाँ पे सेक्शन 6 आपका, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, इसको डिफाइन करता है, भारत में निवासी अनिवासी। सेक्शन 7 जो है ये भारत में प्राप्त या मानी जाने वाली है, मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, जिसे हम इंडिया में कमाई हुई इनकम मान सकते हैं, ये सेक्शन 7 आपका डिफाइन करता है। तो आयकर अधिनियम की जो धारा है 7, वो ये निर्धारित करता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, मतलब कोई इनकम जो है जो भारत में वास्तव रूप से प्राप्त नहीं हुई है लेकिन उसे हम भारत में अक्रू मतलब प्राप्त हुई इनकम मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसी आय जो भारत से बाहर अर्जित हुई है लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसे भारत से प्राप्त हुआ माना जाएगा और उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जैसे अगर हम एक कंडीशन मान लें मान लेते हैं जैसे विराट कोहली, ठीक है, अब विराट कोहली मान लेते हैं इंडिया में मैच खेल रहे हैं, ठीक है, और वो किसी कंसर्ट में गए और उन्हें 10 लाख रुपए मिला, 10 लाख रुपए उन्हें मिला उस कंसर्ट में। भाई कोई प्रोग्राम था वहाँ पे अटेंड उन्होंने किया, 10 लाख रुपए उन्हें मिल रहा है। अब ये 10 लाख रुपया अगर वो मान लेते हैं अचानक वो ऑस्ट्रेलिया चलेगा और इस 10 लाख को वो वहीं पे रिसीव कर रहा है, तो देखिए कंडीशन, प्रोग्राम तो उन्होंने इंडिया में किया है तो इसलिए ये 10 लाख इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी। चाहे जहाँ वो रिसीव की जा रही है वो इंडिया में कमाई हुई इनकम ही मानी जाएगी, उस पर टैक्स इन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही आपका बताता है कि कौन सी इनकम आपकी इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी, ये आपका सेक्शन 7 आपका डिफाइन करता है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में इसलिए कराता हूँ, थोड़ा समय लगे लेकिन अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सेक्शन 7 ये स्पष्ट करता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब विदेशी आय को भी हम भारत में मतलब प्राप्त हुई इनकम मान सकते हैं, जब वह आय भारत में किसी भी खाते में जमा होती है या भारत में किसी के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब जैसे आपको मालूम होगा कि आपके जैसे मान लेते हैं अंकल हैं, अब अंकल आपके सऊदी में जाके काम कर रहे हैं, कहाँ जाके काम कर रहे हैं, सऊदी में। अब वो सऊदी में कमा रहे हैं तो भाई फॉरेन इनकम इनकी हो गई, फॉरेन इनकम हो गई, लेकिन जब वो इंडिया में भेजी जाएगी इंडिया में, तो इंडिया के किसी भी खाते में अगर वो जमा हो रही है तो वो इंडिया में प्राप्त हुई इनकम मान ली जाएगी। समझ में आया, तो वही सारी चीज़ें हैं, मतलब कि भारत के किसी भी खाते में अगर वो जमा होती है या भारत में किसी के द्वारा प्राप्त की जाती है तो वो भारत में कमाई हुई इनकम मान ली जाएगी। और इस प्रकार की इनकम पे भारत में इनकम टैक्स लगता है और टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही वो जो इनकम है वास्तव में अर्जित भारत विदेश में अर्जित हुई हो। या मान लेते हैं आप ही अगर यहाँ पे इंडिया में रहकर बिजनेस कर रहे हैं और आप उस पैसे को रिसीव कर रहे हैं ब्रिटेन में जाकर, तभी वो इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी। चलिए यहाँ पे सेक्शन 8 हम डिफाइन करते हैं। सेक्शन 8 क्या है, तो सेक्शन 8 ये लाभांश आय मतलब डिविडेंड इनकम को बताता है। डिविडेंड क्या है, जैसे आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, मान लेते हैं 1 लाख रुपया लगाया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, इस कंपनी के शेयर आपने खरीद लिया। अब कंपनी को अगर मान लेते हैं 10 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, और वो किस रूप में मिलेगा, वो डिविडेंड के तौर पे आपको मिलेगा। डिविडेंड मतलब लाभांश, मतलब लाभ में हिस्सा, नाम में ही क्लियर है, लाभ प्लस अंश, लाभ में हिस्सा आपको कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में आपको शेयर देगी। ठीक है, क्योंकि आपने पैसा शेयर खरीदा है कंपनी का, तो वही आपको डिफाइन करता है। सेक्शन 8 डिविडेंड के बारे में बताता है। क्या कहता है, देखिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 8 में यह निर्धारित किया गया है कि लाभांश मतलब डिविडेंड को कुल आय में किस प्रकार शामिल किया जाएगा।
और इस धारा में विशेष रूप से ये बताया गया है कि किसी भी लाभांश को उस वित्तीय वर्ष में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। धारा 8 यह तय करती है कि लाभांश को किस वर्ष में आय के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डिविडेंड इनकम से रिलेटेड है सेक्शन 8। सेक्शन 9 हम देख लेते हैं। सेक्शन 9 क्या है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी कम समय में आपको सारी चीज़ें कवर करा दी जाए, लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप एक क्लास आज ये पूरा कवर कर लेते हैं डिटेल में, तो मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। एक बार पूरा क्लास पढ़ लीजिए, देख लीजिए और नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक सेक्शन आपको याद हो जाएगा। सेक्शन 9 है, ये भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली है, मतलब इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी इनकम है। सेक्शन 9 वो जैसे अगर इंडिया में आपने पैसा कमाया हुआ है, इंडिया में अगर आपने पैसा कमाया हुआ है तो इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी। सेक्शन 9 रिलेटेड है आपका। ठीक है, क्या है सेक्शन 9? देखिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जैसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 भारत में उत्पन्न होने वाली आय के बारे में बताता है, मतलब कौन सी आय भारत में ही उत्पन्न मानी जाएगी, भले ही वह आय जो है वो इनकम है भारत में वास्तविक रूप से प्राप्त ना हुई हो। और यह धारा उन स्थितियों को निर्धारित करता है जब कोई आय भारत में उत्पन्न हुई आय, मतलब भारत में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी और उस पर आयकर लगेगा, ये बताता है आपका। ठीक है, तो क्या है? देखिए धारा 9 यह सुनिश्चित करता है कि उन सभी आय पर भारत में कर लागू होगा जो भारत में ही उत्पन्न हुई है, मतलब भारत में कमाई गई है, कमाई हुई मानी जाएगी, भले ही आय वो भारत में प्राप्त हुई या ना हुई हो। जैसे भारतीय संपत्तियाँ, ठीक है, भारतीय संपत्ति से आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर विदेश चले जाते हैं और वहाँ पे पैसा रिसीव करते हैं, तो वो इंडिया में आपने ट्रांजैक्शन किया है, इंडिया की प्रॉपर्टी, मतलब इंडिया में ही ये सारी एक्टिविटी हुई है, तो इंडियन इनकम ही वो मानी जाएगी। बिजनेस से रिलेटेड, जैसे अमेज़ॉन आप देखिए इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी। सारा पैसा मान लेते हैं अमेज़ॉन के खाते में जा रहा है, अमेज़ॉन तो अपना कमीशन दे रहा है सेलर को, बाकी पूरा पैसा वो अपने खाते में ले रहा है, लेकिन इंडिया में उसने कमाया है ना, तो भारत सरकार को अमेज़ॉन को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। भारत सरकार अमेज़ॉन से टैक्स लेगी। ठीक है, तो बिजनेस, सेवाओं और अन्य लेन देन पर उत्पन्न होने वाली आय भी इसमें शामिल होती हैं। सेक्शन 9 है। चलिए आइए सेक्शन 9 ए देखते हैं। सेक्शन 9 है, भारत में व्यापार संबंध के रूप में न माने जाने वाली कुछ गतिविधियाँ, मतलब सर्टेन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मान सकते हैं इंडिया में। अब कुछ ऐसे हैं, जैसे आयकर अधिनियम 1961 9A, कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियों का इसमें उल्लेख किया गया है जिसमें भारत में व्यापार संबंध, मतलब बिजनेस कनेक्शन के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुछ जो विशिष्ट गतिविधियां होती हैं जिनका भारतीय व्यवसाय से सीधा संबंध नहीं है, भारत में व्यापार संबंध के रूप में वो कर के दायरे में ना लाया जाए, तो वो सेक्शन 9A से रिलेटेड है आपका। ठीक है, या 9A से रिलेटेड है। या जैसे अगर हम कर लें कि जैसे कुछ समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जो बिजनेस नहीं करती हैं, ठीक है, मतलब खरीद रेट पे ही वो सामान को बेच देती है, समाज सेवा का काम करती है, तो वह व्यापार नहीं मानी जाएंगे, और यही सारी चीज़ें उसमें। सेक्शन 9 भी जो है वो विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष इकाई में पूंजीगत संपत्ति या व्यापार स्टॉक की प्राप्ति पर है, इससे रिलेटेड है आपका। मतलब ऐसी इनकम जो रिसीव्ड हुआ है कैपिटल एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सबको बेचने से जो प्राप्त हुआ है, या स्टॉक, इन सब का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपकी रिलेटेड आपकी ये इनकम है। ठीक है, तो ये आपका है। या चलिए सेक्शन 10, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिए। तो ऐसी इनकम जो हमारी कुल आय का हिस्सा नहीं होता है, मतलब ऐसी इनकम जो हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है, जिसमें हमें छूट मिलता है ऑलरेडी, ठीक है, हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है, तो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। मतलब आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 उन आय के प्रकारों का इसमें उल्लेख किया गया है जो हमारी कुल आय में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, हमारी टोटल इनकम में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं शामिल किया जाता? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें डिडक्शन मिल जाता है, मतलब छूट हमें रहती है, इस इनकम पे हमें टैक्स नहीं पे करना है। गवर्नमेंट खुद ही इसे एग्जेम्प्टेड इनकम में शामिल कर रखा है गवर्नमेंट ने। ये कर से मुक्त होती हैं, टैक्स फ्री होती हैं, तो इन आय पे हमारा इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इन पर हमें छूट मिलता है, हमारे टोटल इनकम का पार्ट्स नहीं हुए। जैसे क्या क्या है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, हमें गिफ्ट के तौर पे बहुत सारा पैसा मिला है, ठीक है, तो वो हमारा हो गया। वैसे लिमिटेशन है 50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैन्य वेतन आपका हो गया, शैक्षिक स्कॉलरशिप हो गया, इन सभी को करदाता के मतलब कर की बोझ से राहत मिलता है, इन सब पे हमें छूट मिला हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एग्जाम्पल के रूप में इतना आप समझिए। सेक्शन 10A की बात कर लें तो विशेष प्रावधान नवीन स्थापित उद्यमों के लिए जो मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब फ्री ट्रेड जोन में स्थित है। जैसे बहुत सारे हमारे जो बिजनेस हैं जो फ्री ट्रेड जोन के थ्रू आते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10A, ये विशेष रूप से उन नवीन स्थापित उद्यमों के लिए है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब फ्री ट्रेड जोन में आपके आते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स,
ठीक है, निर्माण, उत्पादन ये आदि में ये स्थित होते हैं। इस धारा का यह उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन क्षेत्रों में स्थापित जो नए उद्योग, नई इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, उनको आयकर से छूट मिले, इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ सके, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके, वो हमारे क्या होंगे, टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। फ्री ट्रेड जोन में गवर्नमेंट ने कुछ जोन जो है वो फ्री ट्रेड जोन घोषित कर रखा है। वहाँ पे जितनी भी बिजनेस वगैरह रन किया जाएगा, इंडस्ट्री खड़ी की जाएगी, उनको टैक्स में राहत मिलेगी। सेक्शन 10A में इसे डिफाइन किया गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10A, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नवीन स्थापित इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इसको ज़रा समझिए। जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है ए और ये एक एरिया है बी, या मैं ये ना बताऊँ आपको, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, दिल्ली का आज का समय आप देख लीजिए, जो एरिया है दिल्ली का, क्या, गुड़गांव, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे जो बीटेक उटेक करते हैं, आईआईटी जितने भी जो पास आउट होते हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में हैं। ठीक है, मोस्टली लोग यहीं पे जॉब करने के लिए, जो इनका इंटर्नशिप जो होता है, पहली बार जो जॉब वगैरह लगता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, गुड़गांव में वो जॉब कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू आपकी आती हैं। आज से लगभग 20-25 साल पहले आप जाएंगे तो लगभग गुड़गांव का जो एरिया था वो पूरा वीराना था, जंगल एरिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे जैसे बहुत सारा जो जंगली एरिया था, गवर्नमेंट ने कहा कि इसे बसाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी अपना बिजनेस करेगा उनको टैक्स में राहत मिलेगी। ठीक है, कैसा भी बिजनेस हो उनको टैक्स में राहत मिलेगा। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो टैक्स में छूट पाने के चक्कर में वो वहाँ पे अपनी मतलब इंडस्ट्री खड़ा कर देती हैं, अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, कंपनियाँ लगाती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ एम्प्लॉई आएंगे, एम्प्लॉई काम करेंगे, कंपनियाँ उनके लिए घर प्रोवाइड करेंगी, उनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो एरिया अपने आप क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और गवर्नमेंट ने इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए ही क्या कहा था कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और यहाँ पे जो कोई भी अपनी इंडस्ट्री चलाएगा, कंपनी चलाएगा, जितनी भी इनकम होगी उसमें छूट उन्हें मिलेगा आयकर में। तो वही आपके होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इंडिया में बहुत जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है सरकार ने, तो उनको टैक्स में राहत मिलती है सेक्शन 10A के थ्रू। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं। सेक्शन 11 क्या है, धार्मिक या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी गई संपत्ति से है। मतलब इनकम जो है वो प्रॉपर्टी से हो रही है जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज से रखी गई है, तो वो सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। ऐसी प्रॉपर्टी जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज से रखी गई है और उससे इनकम हो रही है, तो उसको सेक्शन 11 में बताया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धर्मार्थ मतलब चैरिटेबल, ठीक है, रिलीजियस पर्पज से, रिलीजियस और धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी जाने वाली संपत्ति से जो इनकम होती है वो टैक्स के दायरे से बाहर रखी गई है। ठीक है, टैक्स के दायरे से। और इनका उद्देश्य ये होता है कि इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करना जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। जैसे बहुत सारी रिलीजियस मतलब धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो चैरिटी वगैरह भी करती हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं, तो इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम होती है वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इस धारा के तहत अगर कोई संस्था व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखता है तो उस संपत्ति से जितनी भी उसकी इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ शर्तें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी हम ऑलरेडी सेक्शन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बस आप इतना ये जानिए कि जो हमारी प्रॉपर्टी से जो धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी गई है, चैरिटेबल पर्पज से रखी गई हैं, जो इनकम होता है वो टैक्स के दायरे से बाहर होता है कुछ कंडीशन के लिए, वो सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। चलिए, सेक्शन 12 क्या है, ये ट्रस्ट और संस्थाओं की अंशदान से आए, सेक्शन 12 में है। तो सेक्शन 12 आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक ऐसा प्रावधान है, प्रोविज़न है, जितने भी धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, ठीक है, और जितनी भी संस्थाएं मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा प्राप्त जो योगदान है मतलब कंट्रीब्यूशन होने वाली आय पर ये कर से छूट मिलेगा। जैसे बहुत सारी संस्थाएं ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती हैं, अब उनको जो भी फंड वगैरह रिसीव होता है वो टैक्स के दायरे से बाहर होता है सेक्शन 12 के थ्रू। तो इसका उद्देश्य है कि उन संस्थाओं को प्रोत्साहन करना, सेक्शन 12 का, ठीक है, जो समाज सेवा के लिए काम करती हैं, धार्मिक कार्यों के लिए काम करती हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती हैं, जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करती हैं, समाज कल्याण के लिए काम करती हैं, और उनको जो भी योगदान मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है कोई भी व्यक्ति से, कंपनी से, तो जितना भी पैसा मिलता है वो टैक्स के दायरे से बाहर होता है, टैक्स से छूट उन्हें मिलती है सेक्शन 12 के थ्रू। ठीक है, या इस धारा के तहत कोई भी ट्रस्ट या संस्था किसी व्यक्ति से अगर वो योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन, पैसा वगैरह, फंड वगैरह मिलता है तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ कंडीशन होता है लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। चलिए, सेक्शन 13 यहाँ पे है, जो ट्रस्ट है उनकी इनकम पे छूट के लिए जो शर्तें हैं, कंडीशन है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में। ठीक है, तो कुछ मामलों में धारा 11 का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट की इनकम पे जो छूट के लिए जो कंडीशन है वो सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 का, हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक से रिलेटेड, मतलब हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। इनकम के आपके कौन कौन से हेड्स होते हैं उनको इस सेक्शन 14 में बताया गया है। तो आप सबको मालूम है कि आपकी इनकम के 5 हेड्स होते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सरकारी कंपनी किसी में भी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलता होगा, वो आपकी इनकम का एक पार्ट्स हो गया। आपका बहुत सारा घर है, बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे रखा है, वहाँ से भी आप इनकम कमाते हैं। आप अपनी बिजनेस कर रहे हैं, भाई बहुत बड़ा बिजनेस आपने खड़ा किया हुआ है, दुकान चला रहे हैं, तो वो आपकी इनकम का एक जरिया हो गया। आप अगर अपने प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं, भाई आप पढ़ लिख कर मान लेते हैं लॉयर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो जाहिर सी बात है, या डॉक्टर है, ठीक है, अपने प्रोफेशन से ही लोग पैसा कमाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने प्रोफेशन से ही लोग अपना पैसा कमाते हैं, तो इनकी इनकम हो गई, आपकी इनकम का एक पार्ट्स हो गया। आप कैपिटल गेंस, आप रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, ज़मीन बेचते हैं, खरीदते हैं, पूंजीगत लाभ, या आप अपनी ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो उससे जितना आपको फ़ायदा होता है कैपिटल गेन। अदर सोर्सेज जैसे बैंक से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, वो अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। जो किसी भी हेड में काउंट नहीं होगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। आप केबीसी में जाते हैं, वहाँ 1 करोड़ रुपये आप जीत लिए, तो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। समझ में आया? तो इसी सब हेड को बताया गया है, सभी हेड्स ऑफ इनकम को बताया गया है सेक्शन 14 में, ठीक है, जो आपकी टोटल इनकम में शामिल किया जाएगा, तब उस आधार पर टैक्स वगैरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेक्शन 15 सैलरी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 15 ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। सेक्शन 15 जो है वो आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक प्रमुख प्रावधान है, जो आपकी सैलरी की परिभाषा इसमें दी गई है सेक्शन 15 में। इसके अंतर्गत आने वाली आय को भी इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये उन सभी इनकम को कवर करता है जो एक व्यक्ति को किसी कंपनी से, अपने सरकारी विभाग से, या किसी भी संस्थान में जहाँ पर भी वो नौकरी करता है, उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है वो उसकी सैलरी होती है। तो सैलरी सेक्शन 15, ठीक है। सेक्शन 15 के तहत व्यक्ति को सैलरी के रूप में जो भी प्राप्त होता है वो टैक्सेबल इनकम उसकी होती है, ठीक है। टैक्स के तहत वो भाई टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम होती है, कर योग्य आय होती है, और वह संबंधित वर्ष में ही प्राप्त की गई हो, ठीक है। सैलरी में क्या क्या आएगा, जैसे वेतन से संबंधित सभी प्रकार की आय पे आपका टैक्स लगेगा। मूल वेतन, बेसिक सैलरी, ये तो टैक्सेबल होता है। बोनस वगैरह टैक्सेबल होता है। भत्ते आपके, कुछ भत्ते आपके भत्ते 3 तरीके के होते हैं, अलाउंसेस, जो आपके फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। कुछ आपके क्या होते हैं, पार्शियल टैक्सेबल होते हैं, कुछ पे टैक्स लगेगा, कंडीशन रहता है, कुछ पे माफ़ हो जाएगा, टैक्स में छूट मिल जाएगी। और कुछ क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सभी आपके मतलब सैलरी के ही पार्ट्स होते हैं। एचआरए हो गया, पेंशन हो गया, ये सब आपके सैलरी के पार्ट्स होते हैं, इन सब पे टैक्स लगता है आपका। चलिए सेक्शन 15, सेक्शन 16 आज का लास्ट है। और सेक्शन 16 क्या है, सेक्शन 16 आपको सैलरी में डिडक्शन मिलता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप जब पढ़ते होंगे डिडक्शन, जब लास्ट में आप अप्लाई करते हैं तो आप पढ़े होंगे अंडर सेक्शन 16, मतलब जितने भी नौकरी पेशा वाले पर्सन हैं, सैलरी से इनकम जिनकी बन रही है, उनको एक मुफ्त कटौती दी जाती है जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो सके। सैलरी से उनकी जितनी भी इनकम बन रही है उनको डिडक्शन मिलता है जिससे उनकी जो टैक्सेबल इनकम है, सैलरी इनकम है, वो कम हो सके, और कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम लगेगा। तो जो डिडक्शन मिलता है सैलरी पेशा, मतलब सैलरी पेशा वाले पर्सन को, वेतन भोगी को, वो जो डिडक्शन मिलता है वो सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। या तो कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे, आइए यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन 16 जो है ये आयकर अधिनियम के 1961 के तहत वेतन पर निर्धारित करते समय, सैलरी डिफाइन करते समय कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं जो करदाता की कुल वेतन को कम करता है। ये डिडक्शन कटौतियाँ, जिसे कर योग्य आय क्या होती है, डिडक्शन के बाद जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। जैसे धारा 16 के अनुसार वेतन में आपको कटौती मिलती है। अगर आप, जैसे आपको मालूम है आपकी जो टैक्स जो आपका चल रहा है, न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब, 2 तरीके के स्लैब आपके चलते हैं। एक आपका ओल्ड चलता है और एक आपका न्यू चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, सेक्शन 16 के थ्रू अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं तो 50,000 रुपये लगभग आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, 50,000 रुपये का। और अगर आप न्यू टैक्स स्लैब को फॉलो करते हैं तो न्यू टैक्स स्लैब के लिए जो नया प्रावधान आपका आया है, फाइनेंस एक्ट 2014, इसमें भी पहले 50,000 ही था, लेकिन अब जो फाइनेंस एक्ट, जो आपका नया प्रावधान, जो वित्तीय अधिनियम जो आपका आया है 2024 में, वो कहता है कि आयकर अधिनियम की जो गणना हुई है धारा 115 BAC के थ्रू, फर्स्ट ए के थ्रू, ये तहत किया जाता है कि इस प्रावधान में अब आपको 75,000 रुपये की कटौती मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी सैलरी की इनकम को कम करेगा, टैक्सेबल अमाउंट को आपका कम करेगा। जितना टैक्स बना रहेगा, टोटल इनकम जब जोड़ लेंगे, टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी, 75,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। पहले ये 50,000 मिलता था, अब ये 75,000 कर दिया गया है। और ये प्रावधान 1 अप्रैल 1925 से ये लागू होगा, 25 से नहीं, यहाँ पे ये 24 होगा। अभी मैं ये डेटा एक बार यहाँ पे मैं
इरेज कर देता हूँ, इसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आप सबको, ठीक है। अभी तो ये 2024 में फाइनेंस एक्ट आपका आया था, तो ये जो आपका जो लागू होगा ये 1 अप्रैल 2025 ही है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 में आया है। और भाई 2024 में 24-25 में ही आपको बताया गया था कि 75,000 रुपये आपका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 25-26 में आप जो बाई कैलकुलेशन होगा तो वहीं से ये लागू होगा, तो ये सही है आपका 1 अप्रैल 2025 से आपका लागू होगा। चलिए सेक्शन 16 अगर हम यहाँ पे बात कर लें, सेक्शन 16 सेकंड, मनोरंजन भत्ते पे आपको कटौती मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, इस भत्ते पे कटौती। उनकी सैलरी का 1/5 हिस्सा या 5,000 दोनों में जो कम होगा वो उनको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे महंगा मनोरंजन भत्ता अगर आपको 10,000 मिल रहा है, सैलरी आपकी 40,000 है, तो आपको 5,000 रुपये डिडक्शन मिलेगा। और अगर इसका 1/5 आप निकाल ले रहे हैं तो 8,000 आ रहा है, तो 8,000 5,000 में जो कम होगा वही मिलेगा आपको, तो 5,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है, डिडक्शन। सेक्शन 16 थर्ड, ठीक है, सब सेक्शन थर्ड, इसमें रोजगार पर कर, मतलब आप अपने प्रोफेशन से जो पैसा कमा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिसे हम बोलते हैं, प्रोफेशन टैक्स हम जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो आपको मिलता है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं एमसीक्यू सेक्शन का, जो एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी तक जितना भी आपने सेक्शन पढ़ा, अब हम यहाँ पे टोटल पूरा उसका एमसीक्यू देखेंगे, जितना भी आपने अभी तक थियरी पोर्शन कवर किया है, ठीक है। अब उसका हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज़ वगैरह कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी आपको। तो सेक्शन फर्स्ट क्या है, इनकम टैक्स का मैंने यहाँ पे देखिए अलग से नोट कर रखा है कि आपका रिवाइज होता रहेगा। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, मतलब इनकम टैक्स के बारे में पूरा डिफाइन किया गया है, ठीक है। कब लागू हुआ इंडिया में, कहाँ तक पूरा इंडिया में लागू है, ये सारी चीज़ें, एक्ट का नाम क्या है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आयकर अधिनियम 1961 का संक्षिप्त शीर्षक क्या है, ठीक है, संक्षिप्त शीर्षक शॉर्ट टाइटल क्या है, तो आप सभी को मालूम है इस कानून का नाम आयकर अधिनियम 1961 है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन 2 डिफिनेशन से रिलेटेड है इनकम टैक्स का, और आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा में कौन शामिल होगा, तो देखिए केवल भारतीय नागरिक, केवल कंपनी, व्यक्ति, कंपनी, हत्यारा, संगठन या केवल सरकारी अधिकारी। तो कौन शामिल होगा, कोई भी व्यक्ति है, पर्सन में कैलकुलेट शामिल किया जाएगा, कंपनी भी अपनी इनकम पे टैक्स देगी, इंडिविजुअल भी देगा, क्रिमिनल है वो भी अगर कमा रहा है इंडिया में तो वो भी टैक्स देगा, कोई भी संगठन है वो इंडिया में कमा रही है टैक्स पे करेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आपने पैसा कमाया है, तो वह वर्ष जो आयकर के निर्धारण के लिए उपयोग होता है, या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत वर्ष, वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका सी हो रहा है, ठीक है, वह वर्ष जो आयकर के निर्धारण के लिए उपयोगी होता है, मतलब जिस ईयर में आपने पैसा कमाया है तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 4 क्या है, आयकर का आरोप, मतलब इनकम टैक्स आपसे कैसे चार्ज किया जाएगा, बेसिस ऑफ चार्ज। तो आयकर किस वर्ष आरोपित किया जाता है, ये हमारी पिछले ईयर की इनकम पे हमसे लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कुल आय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 जो है ये कुल आय का दायरा, मतलब आपकी टोटल इनकम का स्कोप बताता है सेक्शन 5। तो कुल आय में आपका कौन सा आय शामिल नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत में प्राप्त आय ये आपका भाई टोटल इनकम में शामिल होगा। भारत से बाहर अगर आपने इनकम प्राप्त किया है तो रेसिडेंट पर्सन तो टैक्स देगा ही, कहीं भी वो कमाए तो उसकी टोटल इनकम में शामिल होगा। तो यहाँ पर तो दोनों आपकी इन टोटल इनकम में शामिल हो सकते हैं। रेसिडेंट पर्सन के लिए अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इस हिसाब से कोई नहीं आपका होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेक्शन 6 भारत में निवास, रेसिडेंस से रिलेटेड है। तो निवासी व्यक्ति के लिए प्रमुख मानक क्या है, प्रमुख मानक मतलब क्या नियम फॉलो, तो 182 दिन लगभग रहना पड़ेगा इंडिया में प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए भारत में रहना पड़ेगा, 182 प्लस दिन आपको रहना पड़ेगा, कम से कम 182 दिन, तो आप इंडिया के निवासी मान लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर में आप रह रहे हैं। सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 7 जो है वो भारत में प्राप्त हुई आय, मतलब इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, जो इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है भारत में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी। तो भारत में प्राप्त या मानी हुई जाने वाली आय के बारे में बताता है सेक्शन 7। तो कौन सी इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाएगी, भारत में विदेश में अर्जित है, भारत में प्राप्त है, ये तो है भाई, भारत में बैंक खाते से प्राप्त है, ठीक है, और सभी आपका, ठीक है। तो भारत में प्राप्त है, जो इंडिया में आपने रिसीव किया है वो इंडिया में प्राप्त हुई इनकम मानी जाएगी, ठीक है, भारत में प्राप्त है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो बी आंसर आपका सही है, ठीक है। विदेश में अर्जित हुई है भाई, अगर विदेश में आपने कमाया हुआ है तो फॉरेन इनकम हो गई, भारत में प्राप्त हुई इनकम मानी जाने वाली है, ठीक है। तो भारत में प्राप्त अगर जो होती है वो भारत में प्राप्त, अब मान लेते हैं भारतीय बैंक खाते से प्राप्त है, विदेश में आप प्राप्त कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन 8 जो है भारत के बाहर प्राप्त हुई मानी जाने वाली है कौन सी होगी, भारत के बाहर। तो भारत के बाहर क्या होगा,
प्राप्त है, कर योग्य है, कर मुक्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत के प्राप्त आय को किस प्रकार की आय माना जाएगा, तो वो विदेशी इनकम आपकी होगी। भारत के बाहर अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, भाई विदेश में जाकर आप पैसा कमा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में, तो इंडियन इनकम थोड़ी ना हुई। कंडीशन नहीं दिया है ना कि आप रेसिडेंट हैं इंडिया के कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। सेक्शन 9 भारत में उत्पन्न आय, मतलब जो इंडिया में उत्पन्न हो रहा है, इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी, सेक्शन 9 है। तो इसमें मतलब भारत के अंदर अगर आप कोई पैसा कमा रहे हैं, एक्टिविटी जो इंडिया के अंदर हो रही है, तो भारत में उत्पन्न हुई आय भारत इंडिया में अक्रू हुई इनकम मानी जाएगी। सेक्शन 9 है आपका। सेक्शन 9 है भारत में व्यापार संबंधी गतिविधियाँ, मतलब सर्टेन एक्टिविटीज़ नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, 9 है आपका। कौन सी इनकम 9 के अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, तो भारत में सामान्य व्यापार करना ये आपका है। ठीक है, ये आपका नहीं माना जाएगा। भारत में व्यावसायिक नियंत्रण, मुद्रा में व्यापार करना, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 10 है कुल आय से बाहर की आय, मतलब कौन सी इनकम जो आपकी टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। तो कृषि इनकम पे आपको छूट मिलता है, पुरस्कार वगैरह जो आपको मिलता है, ठीक है, कुछ कंडीशन पे छूट मिलेगा, कुछ कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। और कुल वेतन आपका, टोटल सैलरी आपकी हो गई, तो ये तो टैक्सेबल होता ही है। तो कृषि इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो ये कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 10A। ठीक है, नई स्थापित इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब सेक्शन 10A के तहत जो नई स्थापित इकाइयाँ हैं, कौन सा क्षेत्र जो है वो छूट प्राप्त है। तो अभी मैंने बताया जो फ्री ट्रेड जोन होता है, वहाँ पे अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो सेक्शन 10A के थ्रू आपको आयकर में राहत मिलेगी। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन 11 धार्मिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए जो संपत्तियों से आपकी इनकम होती है, सेक्शन 11 के थ्रू जो आपकी धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो आपने प्रॉपर्टी वगैरह रखी है उससे आपको इनकम हो रहा है, तो टैक्स फ्री होता है आपका। ठीक है, टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए धारा 12 जो है वो योगदान से आए, मतलब इनकम अगर आप किसी भी ट्रस्ट को या किसी भी संस्था को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कुछ पैसा रिसीव होता है फंड के तौर पे, वो तो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है आपका। टैक्स में मतलब छूट रहती है, मिलती है, मतलब टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। धारा 12 के अनुसार ट्रस्ट या संस्थाओं को उनको जितने भी फंड रिसीव होता है वो कर मुक्त आय उनकी होती है, कोई टैक्स नहीं लगता है। चलिए धारा 13 के अनुसार कुछ मामलों में धारा 11 का उपयोग नहीं है, ये बताया गया है, मतलब ट्रस्ट के मामले में धारा 11 नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे आपका सभी सही उत्तर है, मतलब आय का अनावश्यक खर्च दिखाना। भाई आय का अनावश्यक खर्च मतलब ट्रस्ट को जो पैसा मिलता है धार्मिक उद्देश्यों के लिए वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स एग्जम्प्ट होता है। अब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना तो वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, धारा 11 इसमें लागू नहीं है। धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए गैर व्यक्तिगत उपयोग, ये भी आपका हो गया। चलिए आय का प्रमुख वर्ग धारा 14 है आपका। तो धारा 14 के तहत आय के प्रमुख वर्गों को कौन सी श्रेणियों में शामिल किया गया है, तो सेक्शन 14 में हेड्स ऑफ इनकम को बताया गया है। तो सैलरी से आपकी इनकम, आपकी सैलरी मतलब आपकी मतलब इनकम फ्रॉम 5 हेड्स मैंने बताया है ना। तो सैलरी इनकम आपका ये फर्स्ट हेड है। बिजनेस इनकम पे आप अपने प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं, आपके इनकम का पार्ट्स है। कैपिटल गेंस पूंजी संपत्तियों से आए, घर आप अपना बिल्डिंग, आप अपनी लैंड ज़मीन वगैरह बेच रहे हैं, तो उससे जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी आपकी इनकम का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से जो आय आपकी आय के जो प्रमुख वर्ग है ये सभी आपके हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धारा 15 सैलरी से रिलेटेड है और सैलरी में किस प्रकार की आय, सैलरी को किस प्रकार की आय माना जाता है। तो सैलरी देखिए, सैलरी आपकी इनकम का ही पूरा पार्ट होता है और ये कर योग्य होता है। ठीक है, सैलरी को किस प्रकार की आय माना जाएगा, तो कर योग्य आय होता है ये आपका। वैसे तो सैलरी की इनकम आपकी इनकम तो होती ही है, वैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हटा ही देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको भी आप हटा दीजिए। बाकी इतना याद रखिए कि सेक्शन 15 सैलरी से रिलेटेड है। चलिए सेक्शन 16 वेतन में कटौती से रिलेटेड है, जो डिडक्शन आपको मिलता है। तो सेक्शन 16 फर्स्ट ए के अनुसार वेतन में आपको कितनी कटौती मिलती है, तो इस समय 75,000 चल रहा है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती आपको मिलेगी। तो ये रहा आज का क्लास, इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताइए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी UPSSC के स्टूडेंट हैं इस टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन कर लें और मॉक टेस्ट जरूर आप लगाइए। अब बिहार बिजली विभाग के आप लोग भी मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए, ई बुक को बहुत पढ़िए। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉलेज होगा। ये सारी टेस्ट सीरीज़ बहुत डीपली तरीके से बनाए गए हैं, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास।